नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण यानी वेटिंग ऑफ ट्रांसलेशन पर। पिछले सत्र में जैसा हमने चर्चा की थी अनुवाद प्रक्रिया पर, अनुवाद प्रक्रिया के तहत हमने बात की थी कि जब कोई अनुवाद कार्य किया जाता है तो अनुवाद करते समय अनुवादक किन किन चरणों से गुजरते हैं और किस तरीके से अनुवाद कार्य किया जाता है। हमने अलग अलग मॉडल्स पर चर्चा की थी कि किस तरह विभिन्न अनुवादकों, विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद प्रक्रिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण बताए हैं और किस तरह से अनुवाद किया जाता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण पर यानी वेटिंग ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा मैंने कहा कि अनुवाद प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। बहुत सारे चरणों से अगर हम संक्षेप में बात करें तो 3 जो महत्वपूर्ण चरण हैं वह है विश्लेषण, अंतरण एंड जो तीसरा है वह है पुनर्गठन। यानी विश्लेषण के तहत हम पाठ को, अनुवादक या अनुवादिका पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके उसका भाषाई या संकल्पनात्मक आधार पर या शैली के आधार पर, विषय के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। फिर उसका अंतरण किया जाता है यानी भाषांतरण किया जाता है और फिर उसका एक फाइनल टेक्स्ट, जिसे हम पुनर्गठन कहते हैं, फाइनल टेक्स्ट तैयार होता है। इस तरह अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो अनुवादक के स्तर पर अपना आकार लेती है। उसका जो अगला चरण है, जो मूल रूप से कहा जाए कि अनुवाद प्रक्रिया में बाथगेट ने उसे उस अनुवाद प्रक्रिया के चरणों में ही गिना है, लेकिन अगर नायडा के सिद्धांत से बात करें तो जो चौथा चरण, नायडा ने 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात की है, उसके अलावा जो अनुवाद प्रक्रिया में जो चौथा चरण है, जो एक तरह से अनुवाद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है लेकिन जो अनुवादक के स्तर पर नहीं होता है, वह है पुनरीक्षण। तो आइए आज हम इस चर्चा को आगे विस्तार देते हैं और अनुवाद पुनरीक्षण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की इस चर्चा में जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह हम बात करेंगे पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है, पुनरीक्षण यानी किसे कहा जाता है, पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न संकल्पनाएं क्या क्या हैं, विभिन्न चिंतकों ने किस तरीके से पुनरीक्षण की बात की है और क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कही हैं, उस पर हम बात करेंगे पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न संकल्पनाओं में। फिर हम बात करेंगे पुनरीक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं। जैसा मैंने कहा कि नायडा के अनुवाद चिंतन में जहाँ विश्लेषण का जिक्र है या विभिन्न चिंतकों ने जो विश्लेषण के स्तर पर जो बात की है कि जो भाषा का या पाठ का जो विश्लेषण किया जाता है वो किन स्तरों पर किया जाता है, उसी को हम आज अनुवाद पुनरीक्षण के संदर्भ में समझेंगे और देखेंगे कि पुनरीक्षण में जब पाठ का अनुवाद के बाद पाठ को देखा जाता है तब किन किन स्तरों पर, किन किन आधारों पर उस पाठ को पढ़ा जाता है और उसमें सुधार किए जाते हैं और उसका पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण के स्तर जैसा मैंने कहा भाषाई संशोधन और दूसरा है संकल्पनात्मक संशोधन, और आज का अंतिम चरण रहेगा पुनरीक्षण करता कौन। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे आज हम। और जैसा मैंने कहा कि इससे पहले मैं अक्सर चर्चा करती रही हूँ कि अनुवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए या किसी भी समाज के विकास के क्रम में एक ज़रूरी कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। हम जो दुनिया भर का ज्ञान या विश्व के अन्य स्रोतों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वे साहित्यिक ज्ञान हो या गैर साहित्यिक हो, ज्ञान के जो विभिन्न आयाम हैं, नॉलेज टेक्स्ट के रूप में जो बहुत सारा ज्ञान या विभिन्न क्षेत्रों में जो ज्ञान का जो खजाना है वो हम तक अनुवाद के माध्यम से पहुंचता है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण के माध्यम से। अनुवाद के बहुत सारे प्रकार हैं, उस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनुवाद पुनरीक्षण पर, और चर्चा का आज के जो इस सत्र में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे वो इस तरह है। इस मॉड्यूल के बाद आप जो समझ पाएंगे वह ये है कि पुनरीक्षण किसे कहते हैं, किसे पुनरीक्षण कहा जाता है, पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, पुनरीक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं और पुनरीक्षण करते कौन हैं। पुनरीक्षण का अर्थ सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है, पुनरीक्षण कहा किसे जाता है। अगर हम पुनरीक्षण शब्द को का संधि विच्छेद करके देखें तो पुनरीक्षण शब्द का अर्थ है पुनः ईक्षण यानी फिर से देखना। जैसे अनुवाद के संदर्भ में कहा जाता है कि अनुवदन, कहे हुए को फिर से कहना, उसी तरह पुनरीक्षण का अर्थ हुआ पुनः ईक्षण, यानी ईक्षण मतलब देखना, यानी किसी पाठ को या किसी वस्तु को या किसी भी देखे हुए एक पाठ को फिर से देखना, उस पर फिर से विचार करना। अंग्रेजी में पुनरीक्षण के लिए वेटिंग शब्द का प्रयोग होता है। वेटिंग यानी पाठ को फिर से देखना। आज जब हम इसे पाठ को फिर से देखना के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखना का जो अर्थ है वह उसके संशोधन से है, यानी जब अनुवाद करने के बाद अनुवादक या अनुवादिका 3 महत्वपूर्ण चरणों प्रक्रिया के अनुसार जो 3 महत्वपूर्ण चरण हैं उन्हें कंप्लीट करके, उन्हें पूर्ण करके जब एक अंतिम पाठ प्रस्तुत करते हैं जिसे पुनर्गठन कहा जाता है, उसके बाद उसे एक
अलग व्यक्ति, अलग अनुवादक कहा जाए या एक अलग व्यक्ति उसे फिर से देखते हैं और उसमें भाषाई और संकल्पनात्मक रूप से संशोधन करते हैं, तो इसे पुनरीक्षण कहा जाता है। स्पष्ट है कि जैसे मैंने कहा कि वेटिंग को अंग्रेजी में पुनरीक्षण को वेटिंग कहा जाता है, वही अर्थ है कि एक पाठ का भाषाई, संकल्पनात्मक, शैलीगत या जो उसका तथ्य हो या तथ्यों के आधार पर जो संशोधन का जो काम बाकी रह जाता है उसे एक बार देखकर उसमें फिर से संशोधन करना और उस पाठ को इस तरीके से तैयार करना कि वह एक कंप्लीटली, जैसे कहा जाए कि पूर्णतः एक अनुवाद के बाद और एक तीसरी दृष्टि से गुजरने के बाद एक अंतिम पाठ के रूप में किस प्रकार तैयार होकर अपने पाठकों तक या अपने लक्ष्य समाज तक पहुंचता है। तो ये इस संदर्भ में हम पुनरीक्षण को देखते हैं। पुनरीक्षण की आवश्यकता, पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का व्यवहारिक दृष्टि से अगला एवं अंतिम चरण है। जैसे मैंने कहा कि नायडा अपने यहाँ जब चिंतन करते हैं तब 3 महत्वपूर्ण चरणों की बात करते हैं और पुनरीक्षण को वो इससे बाहर रखते हैं, लेकिन जब बाथगेट अपनी अनुवाद प्रक्रिया में इसका जब चर्चा करते हैं 7 चरणों की, तो उसमें वे पुनरीक्षण को भी एक चरण मानते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि उसका अंतिम चरण अगला चरण है लेकिन अंतिम चरण माना जाता है। और ये अक्सर ये बहस रहती है कि पुनरीक्षण कौन करता है या कौन करती है। तो कई बार पुनरीक्षण स्वयं अनुवादक करते हैं और कई बार पुनरीक्षण के लिए एक अलग व्यक्ति या अलग अनुवादक या अलग भाषाविद की ज़रूरत होती है जो उसे भाषाई और संकल्पनात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से हम आगे चर्चा करेंगे पुनरीक्षण कौन करते हैं वाले हिस्से में। अभी हम जैसे मैंने कहा पुनरीक्षण का अर्थ कि व्यवहारिक दृष्टि से ये है अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है, अर्थात अनुवाद कार्य के तीनों चरण, जैसे मैंने चर्चा की थी, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन संपन्न हो जाने के बाद उसे परिशुद्ध करने का काम अपेक्षित होता है। ये परिशुद्ध या परिशुद्धिकरण पाठ का विभिन्न आधारों पर होता है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भाषाई आधार, संकल्पनात्मक आधार, शैलीगत आधार, कथ्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर या जितनी भी तरह की त्रुटियां, कई बार स्पेलिंग एरर्स या टाइपो एरर्स, वो सभी कुछ हमें पुनरीक्षण के अंतर्गत देखना होता है और उस पाठ का अंतिम जिसे कहा जाए कि फॉर्मेट संपादन करके अंतिम रूप देकर उसे हमें व्यापक समाज के लिए तैयार करना होता है। तो इस तरीके दृष्टि से देखा जाए तो पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है जिससे गुजरकर ही आप एक कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पाठ प्राप्त करने की कल्पना कर सकते हैं। अब हमें ये चर्चा करनी है कि पुनरीक्षण के विभिन्न संबंध में जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं वे क्या हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि पुनरीक्षण करने के लिए जैसे अनुवाद के लिए कहा जाता है कि मूल रचना का अनुवाद करते समय अनुवादक से ये अपेक्षा रहती है कि उसे 2 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ संस्कृति, उस दोनों भाषाओं की संस्कृति का भी ज्ञान हो। यानी ये इस संदर्भ में जब हम कह रहे हैं तो ये ऐसा पाठ जो साहित्यिक या सांस्कृतिक किस्म का पाठ है उसमें ये आवश्यक है कि अनुवादक को 2 भाषाओं के साथ उन दोनों भाषाओं की साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जो पृष्ठभूमि है या सामाजिक निर्मिति है उसकी भी जानकारी हो, उसको ज्ञान हो। इसी तरीके से जब ज्ञानात्मक साहित्य की बात की जाती है और ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवादक या अनुवादिका से जब अपेक्षा की बात होती है तब कहा जाता है कि अनुवादक या अनुवादिका के पास 2 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उस विषय विशेष की जानकारी भी हो और ये जानकारी इस हद तक हो कि वे जब अनुवाद करें और जब मूल रचना का अनुवाद वो अपने लक्ष्य पाठ में कर रहे हैं तो न केवल शब्द भाषिक दृष्टि से अपितु सामाजिक और ये कहा जाए कि परिवेश की दृष्टि से भी उन्हें उस विषय की जानकारी हो और उस विषय के बारे में जो अन्य जो संकल्पनाएं हैं या अन्य जो एक तरह से कहा जाए कि जो नई या सद्य जो जानकारियाँ उसमें आ रही हैं उसके बारे में भी उससे अपेक्षा की जाती है कि उसे जानकारी हो। पुनरीक्षण भी एक तरह से कहा जाए तो अनुवाद के ही काम का विस्तार है। जिस तरह की अनुवादक किसी और के लिखे पाठ को अपनी दृष्टि से देखते हुए लक्ष्य पाठ के लिए या लक्ष्य भाषा के लिए एक नए पाठ की निर्मिति कर रहे होते हैं और उस निर्मिति करते समय उनकी जिम्मेदारी अलग किस्म की होती है क्योंकि वो वहाँ केवल अनुवादक ही नहीं होते, अनुवादक होने के साथ साथ उन्हें वहाँ लक्ष्य पाठ की भाषा के लिए एक मूल रचनाकार जैसी उनकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वहाँ वे जब लक्ष्य पाठ को जब एक नए समाज में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं, तब उनकी जिम्मेदारी केवल एक तरह से कहा जाए कि निष्पक्ष या तटस्थ या कटे हुए अनुवादक जैसी ना होकर एक इन्वॉल्व ट्रांसलेटर जैसी होती है जहाँ उन्हें उस पाठ का अनुवाद करते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जिस भाषा में उस पाठ को वे ले जा रहे हैं उस भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक या संकल्पनात्मक या अवधारणात्मक जो विकास की जो क्रम है वो किस गति से है और किस तरीके से उससे मेल खाता है। पुनरीक्षण के बारे में की भी संकल्पनाएं भी कुछ इसी तरीके की हैं कि पुनरीक्षक जो होते हैं
उन्हें किस दृष्टि से काम करना चाहिए, और उनके पास जब वे किसी पाठ का अनुवाद अनुदित पाठ को जब वे देख रहे हों, अनुदित पाठ का जब वे पुनरीक्षण कर रहे हों, उसका संशोधन करने के लिए जब उनके पास कोई पाठ आए तो उन्हें उसे किस किस दृष्टि से देखना है, इस पर अक्सर बहस होती है और उसी बारे में पुनरीक्षण के संबंध में जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं उसकी चर्चा की गई है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि अनुवादक और पुनरीक्षण एक ही व्यक्ति न होकर, एक सी सृजनात्मक प्रतिभा और भाषिक क्षमता की व्यक्ति न होकर एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। बड़ा स्पष्ट सा है कि अगर जिन गुणों की अपेक्षा एक अनुवादिका या अनुवादक से की जाती है, अगर वही समान गुण अगर हमें पुनरीक्षक में भी मिल जाएं तो वो बेहतरीन अनुवाद एक बेहतरीन पुनरीक्षण हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी पुनरीक्षक से कुछ उम्मीदें होती हैं जो शायद इसी कारण अनुवाद को पुनरीक्षण की ज़रूरत होती है, या उसे फिर से देखे जाने की ज़रूरत होती है, या उसे कहा जाए कि वेटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसका अर्थ जो यहाँ कहा गया है कि वो एक दूसरे के पूरक हों, यानी कि अगर कोई गलती या किसी भी तरीके की चूक, चाहे वे भाषाई चूक हो या संकल्पनात्मक चूक हो या अवधारणागत कोई गलती हुई हो, या कहा जाए कि वर्तनी की अशुद्धियाँ हों, भाषा विन्यास में या वाक्य विन्यास में किसी तरह की अशुद्धियाँ रह गई हों, या इस तरह की कोई भी अशुद्धि जो अनुवादिका या अनुवादक के स्तर पर रह जाती है, उसे ढूंढने का काम हमारी अपेक्षा पुनरीक्षक से होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो चूक अनुवादिका या अनुवादक के स्तर पर हुई है, वही चूक अगर पुनरीक्षक में भी रह जाएगी तो अच्छा पुनरीक्षण कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि पुनरीक्षक मूलतः अनुवादक या अनुवादिका के पूरक होने चाहिए, कि जो कमियाँ उनकी नज़र से छूटी हैं वे कमियां हमारे पुनरीक्षक की नज़र से ना छूटे। तो एक तरह से कहा जाए कि एक थर्ड कैमरा की तरह पुनरीक्षक को काम करना होता है कि जो चूक या जो गलतियां किसी तरीके से छूट भी गई हैं वे उस पर पुनरीक्षक की नज़र जाए, और न केवल नज़र जाए अपितु वो इसमें सुधार करने की क्षमता भी रखते हों, उन्हें इसकी बेसिक जानकारी भी हो कि किस तरह इनका सुधार किया जा सकता है, और निर्णय लेने की क्षमता भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुनरीक्षक और अनुवादक आपस में एक तालमेल के साथ अगर ये काम हो, और अगर अनुवादक द्वारा की गई चूकों या त्रुटियों को अगर पुनरीक्षक पकड़ते हैं तो बेहतर रचना या बेहतर पाठ के रूप में एक अनुदित रचना आम पाठक तक या लक्ष्य पाठक तक पहुंचती है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं जिसकी चर्चा की गई है। अनुदित पाठ की भाषा मानक होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब कोई अनुवादिका या अनुवादक, और हम सभी जानते हैं जिस तरह अगर हम भारत के संदर्भ में ही अगर बात करें तो भारत जैसे बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश में बहुत सारे न केवल भाषाएं बोली जाती हैं, तो सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, और भाषाओं की विभिन्नता के साथ या उसकी विविधता के साथ हमारी जो वर्तनी है, या कहा जाए कि हमारा जो भाषा को प्रयोग करने का जो हमारा तरीका है एक एज इंडिविजुअल, वो किसी दूसरे व्यक्ति से विभिन्न भाषी समाज या विभिन्न पृष्ठभूमि वाले समाज से आने के कारण उनमें वो विविधता देखी जा सकती है। तो ये बहुत ऐसी अपेक्षा की जाती है कि अगर किसी पाठ का अनुवाद किसी खास भाषी व्यक्ति ने किया है तो उसका पुनरीक्षण करते समय जो दूसरा व्यक्ति हो जिसे हम पुनरीक्षक कहते हैं वो उसी भाषी समाज से ना हो, या इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि चाहे किसी भी भाषी समाज से हो, लेकिन पुनरीक्षक के पास एक मानक भाषा को बरतने की समझ होनी चाहिए। मानक भाषा हम सभी जानते हैं, किसी भी भाषा का जब मानकीकरण की प्रक्रिया से जब कोई भाषा गुजरती है और उसका शब्दों को लेकर, प्रयुक्तियों को लेकर, वर्तनी की दृष्टि से या विन्यास की दृष्टि से जब हम किसी भाषा के एक खास स्वरूप दे देते हैं, उसे हम भाषा का मानकीकरण कहते हैं। आज उस पर विस्तार से चर्चा करने का यहाँ कोई स्कोप नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं पुनरीक्षक से कि उसकी भाषा मानक होनी चाहिए, अनुदित पाठ की जो भाषा है मानक भाषा होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर भाषी समाज से आप संबंध रखते हैं, मान लीजिए आप पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं, और पंजाबी समाज से होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो कुछ प्रयुक्तियाँ या शब्द इस तरीके के भी मेरे जहन में हो सकते हैं जो मेरे आम जीवन में मैं प्रयोग करती हूँ, और जिसका मुझे आभास ना हो कि ये शब्द शायद मानक भाषा के अंतर्गत उसके दायरे में नहीं आते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग या कई बार ऐसी वर्तनियों का प्रयोग या कई बार प्रयुक्तियाँ इस तरह भाषा की दृष्टि से हम देखें तो हमारे समाज में अलग अलग भाषी लोग अलग अलग तरीके से भाषा का व्यवहार करते हैं। एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग भाषा में अलग अलग मिल सकता है। कई बार उस उच्चारण का प्रभाव हमारे लेखन में भी पड़ता है और हमारी वर्तनी भी उससे अशुद्ध होती है, जिसका कई बार हमें आभास नहीं होता। तो पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि न केवल
अगर संभव हो सके तो वह अनुवादक से विभिन्न भाषी समाज का हो, और यदि संभव ना हो तो ये ज़रूरी है कि पुनरीक्षक के पास मानक भाषा को बरतने की समझ होनी चाहिए और उसे मानक भाषा की समझ होनी चाहिए, ताकि अनुवादक के स्तर पर जो गलतियां या चूक जो रह गई हैं शाब्दिक दृष्टि से या भाषा के विभिन्न आधारों की दृष्टि से कहा जाए, व्याकरणिक दृष्टि से, तो उन त्रुटियों को पुनरीक्षक सुधार सके और उसे एक बेहतर पाठ बना सके। जब हम भाषा के मानकीकरण की बात कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि हम ऐसे ही शब्दों या ऐसे ही प्रयुक्तियों की बात कर रहे हैं जहां मानकीकरण अपेक्षित है। कई बार जब हम साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो साहित्य के अनुवाद में रचनाकार ने जानबूझकर इस तरह की त्रुटियां की होती हैं। अगर हम इसे त्रुटि के संदर्भ में देखें तो, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई पहाड़ी भाषी समाज का कोई साहित्य है तो उसमें जो प्रयुक्तियाँ हैं या भाषिक प्रयुक्तियाँ या जो प्रयोग हैं, उच्चारण हैं, वो जानबूझ के उस पूरे माहौल को या कहा जाए उसके पाठ के प्रति और परिस्थिति के प्रति विश्वसनीयता पैदा करने के लिए जानबूझकर भी ऐसी त्रुटियाँ की जाती हैं। तो जब हम त्रुटियों की या भाषा के मानकीकरण की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से ये बात है, और साहित्य के संदर्भ में भी यदि है तो उन्हीं प्रयुक्तियों की बात है या उन्हीं प्रयोगों की बात है जहाँ भाषा का मानकीकरण अपेक्षित है। ये हम प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि जब कोई पाठ हमारे सामने होता है तो उसके जो कहा जाए कि उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक जो अलग किस्म की प्रयुक्तियाँ हैं जिसे जानबूझकर रचनाकार ने उस तरीके से रखा है, उससे छेड़छाड़ भी ना हो, इसका भी हमें अनुवादक होने के नाते और पुनरीक्षक होने के नाते दोनों ही स्तरों पर इसका ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार होता ये है कि पुनरीक्षक होने के नाते हमें ऐसा भी लगने लगता है कि हमारे पास पाठ को ठीक करने का एक तरह से नैतिक और कहा जाए कि हमारा अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें ऐसा अधिकार क्षेत्र में ऐसा ना हो कि जो मूल रचनाकार ने या जो अनुवादक ने जिस चीज़ को जानबूझकर मूल रचनाकार की रचना प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए या उनकी प्रयुक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिन शब्दों को रिटेन किया है उनका अनुवाद ना हो जाए। तो हमें इसीलिए अनुवाद को अक्सर अनुवाद प्रक्रिया के तहत जब कहा जाता है या अनुवाद को लेकर जब विभिन्न चिंतक बात करते हैं तो अनुवाद को इसीलिए एक जटिल कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसमें हम मूल रचनाकार का भाव या उसकी पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, अनुवादक या अनुवादक का अपना समाज और सोचने का तरीका, और फिर उसके बाद जब पुनरीक्षण की दृष्टि से जब वो पाठ गुजरता है तो इन विभिन्न चरणों से गुजरकर ही कोई रचना अंतिम स्वरूप प्राप्त करती है। तो इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी भी पाठ की भाषा को या शब्दों को या उनके प्रयोगों को देखें तो अच्छा पुनरीक्षक होने के नाते हम उसके मूल रचना के साथ उसका तादात्म्य बिठाते हुए ही उसमें पुनरीक्षण का प्रयास करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ज्ञान प्रधान साहित्य का अनुवाद सहयोग से हो तभी अधिक अच्छा होता है। यदि अनुवादक विषय विशेष का विशेषज्ञ है तो पुनरीक्षक भाषा विशेषज्ञ होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अनुवादक से या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं तो अनुवाद करते समय उन्हें दो भाषाओं के साथ साथ साहित्य के संदर्भ में साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भ में संस्कृति और ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में विषय विशेष का ज्ञान होना भी आवश्यक है, और ये ज्ञान उसी स्तर तक हो जिस स्तर तक एक बेहतर अनुवाद करने के लिए उसकी अपेक्षा है। पर पुनरीक्षण के स्तर पर जैसे हमने पीछे भी चर्चा की अभी कि अनुवादक के साथ पुनरीक्षक को पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि जो त्रुटियां या जो गलतियां या किसी भी तरीके से जो गैप्स किसी भी कारण से अनुवाद के स्तर पर रह गए हैं वे पुनरीक्षण के स्तर पर ना रहें। तो इसमें जैसा इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुवादक विषय विशेष का विशेषज्ञ है तो पुनरीक्षक भाषा विशेषज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब किसी अनुवादक या अनुवादिका का किसी पाठ के लिए चयन किया जाता है तो चाहे वे विभिन्न एजेंसियां हों या अलग अलग संस्थाएं या समाचार पत्र या प्रकाशक या प्रकाशन गृह, जब पूरी इंडस्ट्री कहा जाए, जब किसी अनुवादक अनुवादिका का जब चयन करते हैं तो जो उसके जो कहा जाए कि उनसे जो मूल अपेक्षाएं होती हैं उनको ध्यान में रख के ही किसी अनुवादिका या अनुवादक का चयन किया जाता है। पाठ की ज़रूरत के हिसाब से कि जिस तरह का पाठ है उसी तरीके की मनस्थिति या उस तरह की पृष्ठभूमि या उस तरह की कहा जाए कि बुनावट वाले ही किसी व्यक्ति से अनुवाद की अपेक्षा की जाती है। तो हम जो हम विषय की दृष्टि से अगर कहें तो वो जो पहला जो चयन है या कहा जाए कि जो पहली स्क्रूटिनी है वो अनुवाद के स्तर पर हो जाती है। अनुवादक का चयन का आधार ही ये होता है कि अगर वो साहित्य का अनुवाद करें तो साहित्य का अनुवाद करने के लिए एक साहित्यकार जैसा या साहित्यिक मनस्थिति वाला या एक सहृदय व्यक्ति ही हो जो उस पाठ के
न केवल पृष्ठभूमि को समझे अपितु लेखक की मनस्थिति तक पहुंचकर उस पाठ का अनुवाद कर सके। तो ये हुआ इसका पहला चरण। लेकिन जब पुनरीक्षण के स्तर की बात आती है तो ये कहा जाता है कि वहाँ वो पूरक हो, यानी कि विषय विशेषज्ञ अगर अनुवादक या अनुवादिका हैं तो पुनरीक्षक से अपेक्षा है कि वे भाषागत या संकल्पनात्मक जो छूट या जो कहा जाए कि जो गैप रह जाता है, जो गलतियाँ छूट जाती हैं, उनमें वे सुधार करें और उसमें उसे एक तरह से उसे एक कंप्लीट या संपूर्ण रचना के रूप में या पाठ के रूप में उसे पुनः प्रस्तुत करें। तो पूरक होने का संदर्भ यहाँ ये है कि क्योंकि हमने पुनरीक्षक की जो संकल्पना की है अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत, उसका काम ही यही है कि अनुवाद के स्तर पर जो चूक हुई हैं उसका वे सुधार करेंगे। और ये सुधार कई बार ऐसा होता है कि भाषाई स्तर पर ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने कहा संकल्पनात्मक स्तर पर तो पहली स्क्रूटनी अनुवाद के स्तर पर ही हो जाती है। और क्योंकि जब अनुवादिका या अनुवादक किसी रचना का अनुवाद कर रहे होते हैं तो एक तरह का एक उसमें कहा जाए कि प्रवाह होता है। प्रवाह करते समय या अनुवाद करते समय कई बार भाषाई त्रुटियां या वाक्य विन्यास के स्तर पर कुछ गलतियां या कहा जाए व्याकरणगत कुछ चूक या वर्तनी के स्तर पर गलतियां या टाइपो एरर्स या इस तरह का जो भाषाई दृष्टि से जो गलतियां हो जाने का जो संभावना है या एक जो आशंका है वो ज़्यादातर हमें पाठ में देखने को मिलती हैं। इसीलिए पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा विशेषज्ञ हों और साथ ही उस विषय की इतनी जानकारी अवश्य रखते हों कि अगर संकल्पनात्मक कोई गलती है तो उसमें भी वे सुधार कर सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस बारे में जिसकी चर्चा की जाती है वह सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना अपेक्षित है। अब देखिए कितना ये बिंदु जिस पर पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंदर जिसकी चर्चा की जा रही है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब कोई अनुवादक या किसी अनुवादिका का चयन किसी पाठ के लिए किया जाता है, और ख़ासतौर पर जब हम यहाँ सृजनात्मक साहित्य की बात कर रहे हैं तो सृजनात्मक साहित्य में अपेक्षा की जाती है कि अनुवादक या अनुवादिका उसी मानस के या उसी पृष्ठभूमि के या उसी स्तर की सहृदयता रखने वाले हों ताकि वे पाठ के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें और उसका बेहतर अनुवाद कर सकें। जैसे अगर कविता के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो कविता का अनुवाद के लिए न केवल 2 भाषाओं का ज्ञान हो, 2 संस्कृतियों का भी ज्ञान हो, और उसके साथ कविता क्योंकि एक शिल्पबद्ध एक विधा है तो उसके शिल्प की बारीकियों की समझ भी अनुवादक को हो और उस शिल्प के साथ भी वो उसी तरह का ट्रीटमेंट कर सके कि अनुवाद करते समय वो शिल्प भी साथ में पूरी तरह से अनुदित हो और लक्ष्य पाठ तक उसी तरह का आस्वाद आए जैसा कि उसे मूल में आया था। पर अगर जब यहाँ हम अनुवादक के स्थान पर जब हम पुनरीक्षक की बात करते हैं तब ये अपेक्षा की जाती है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना अपेक्षित है। इसे आप इसके जो पिछला जो हमने बिंदु अभी चर्चा की जिसके ज्ञान प्रधान साहित्य के संदर्भ में उसी क्रम में अगर इसको देखें तो वही बात सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में यहाँ की जा रही है कि यदि सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में भी पुनरीक्षक भी उसी मनस्थिति और उसी भावभूमि के अगर होंगे तो कई बार 2 अनुवादक आपस में मिल जाने के कारण अलग तरह की त्रुटियां हो जाने की संभावना हो जाती है। जबकि अनुवाद में पुनरीक्षण के स्तर पर जो बहुत हद तक जो त्रुटियां या कहा जाए कि पुनरीक्षण की जहां आवश्यकता होती है, वेटिंग की जहां ज़रूरत होती है, वो भाषाई स्तर की समस्या ज़्यादा होती हैं। जैसे ऊपर कहा गया कि भाषा के मानकीकरण के बारे में उसे ठीक से जानकारी हो, सही मानक शब्दों का प्रयोग करने की समझ हो, और इसी तरीके से जब आप साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में कह रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि अनुवाद करते समय अनुवादक से हो सकता है ये चूक हुई हो कि वे अनुवाद करते समय एक क्योंकि साहित्य के अंदर अनुवाद के संदर्भ में कहा जा रहा है तो खास तरह के वो प्रभाव में भी हों, एक तरह के भावात्मक प्रभाव में भी हों और वो ऐसी कोई गलतियां कर जाएं जो उन्हें अनुवाद करते समय शायद उस समय अटकी ना हो या उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा से विस्तार से ना सोचा हो। लेकिन जब पुनरीक्षक एक थर्ड आई की तरह से, एक तीसरी आंख की दृष्टि से जब उस पाठ को देखते हैं तब उनसे अपेक्षा की जाती है कि एकदम तटस्थ होकर, एकदम निष्पक्ष होकर और पाठ से बाहर रहकर वे उस पाठ का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके अलग अलग स्तर पर उसका विश्लेषण करते हुए और भाषाई और संकल्पनात्मक त्रुटियों को पकड़ते हुए उसका सुधार करते हैं। तो उसे इस पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे पाठ का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय भी उनकी दृष्टि एक विश्लेषणात्मक दृष्टि ही हो, वो पाठ में इस कदर न डूबें कि वो विश्लेषण करने की जो उनकी प्रक्रिया है या जो उनसे अपेक्षा है वो कहीं पीछे छूट जाए। तो इस दृष्टि से जो पुनरीक्षण के संबंध में जो विभिन्न संकल्पनाएँ हैं उसकी चर्चा हमने यहाँ की। पीछे हमने भी चर्चा की जो पुनरीक्षण की जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरह से एक पुनरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे
किन किन तरह की चीज़ों पर दृष्टि रखें, और जब वे किसी पाठ को पढ़ रहे हों, उसका पुनरीक्षण कर रहे हों, उसे वेटिंग की दृष्टि से जब वो देख रहे हों, तो उन्हें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसी को हम पुनरीक्षण के स्तर कहते हैं, लेवल्स ऑफ वेटिंग, जिसमें 2 तरह के संशोधन की या इंटरवेंशन की अपेक्षा एक पुनरीक्षक से की जाती है। पहला भाषाई संशोधन, लिंगुअल इंटरवेंशन, और दूसरा संकल्पनात्मक संशोधन यानी कॉन्सेप्चुअल इंटरवेंशन। दोनों के बारे में कुछ संक्षेप में चर्चा पीछे हुई। अब हम थोड़ा विस्तार से चर्चा यहाँ करेंगे कि भाषाई संशोधन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और पुनरीक्षक से किस प्रकार के इंटरवेंशन की अपेक्षा यहाँ की जा रही है, और उसी तरह संकल्पनात्मक संशोधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पर अनुवादक को या पुनरीक्षक को अपनी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और जैसा मैंने कहा, नज़र रखने की ज़रूरत होती है तो बहुत ही क्रिटिकली उसे देखने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पुनरीक्षक के इंटरवेंशन की ज़रूरत कितनी है। हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि कई बार किसी पाठ का जब अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद करते समय उस पाठ को उसका जब अनुवाद कंप्लीट होता है तब ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत त्रुटियां ना हो, लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत पुनरीक्षक को रखा जाता है तो पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि उसे देखेंगे। तो पुनरीक्षण के दौरान कई बार पुनरीक्षक ऐसा ना करें कि वे ऐसी छूट ले लें कि जहां अपेक्षा नहीं है वहां भी वे इसमें सुधार करते चलें। तो जहां ज़रूरत नहीं है वहां उसमें वो छेड़छाड़ ना करें उसे, और जहां भाषाई दृष्टि से या संकल्पनात्मक संशोधन की आवश्यकता है वहां उनके पास पूरी छूट है, वे उस पाठ को क्रिटिकली देखें और उसका संशोधन करें। अब हम भाषाई संशोधन की बात करेंगे। लिंग्विस्टिक इंटरवेंशन, व्याकरण सम्मत शब्द प्रयोग और वाक्य विन्यास सुनिश्चित करना। ये हमने देखा कि व्याकरणगत जो शब्द प्रयोग हैं और जो वाक्य विन्यास है वह पूरी तरीके से फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद, में बहुत चर्चित सा उदाहरण ले रही हूँ, भाषा पेयर की दृष्टि से अगर कहा जाए तो जब अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अंग्रेज़ी में अक्सर बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखने की परंपरा है। अनुवादिका या अनुवादक अनुवाद करते समय कई बार उसी तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, उसी तरह का एक तरह से उलझा हुआ सा वाक्य बना देते हैं। तो पुनरीक्षक को ये देखना होता है कि क्या वह भाषा, लक्ष्य भाषा के हिसाब से जो भाषा, उसका जो वाक्य विन्यास है वो उचित है या नहीं। तो इस दृष्टि से उन्हें देखना होता है। वाक्य विन्यास में वाक्य सौष्ठव, उपवाक्य, वाक्यांशों का क्रम बिठाना, ये उसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में हम देखते हैं कि बहुत कॉमा लगा लगा कर लंबे सेंटेंस को लिखा जाता है, कॉमा लगा लगा कर एक तरह से उसमें एक तरह का गैप लिया जाता है। लेकिन हिंदी में अगर इसकी भारतीय भाषाओं में और हिंदी में खासतौर पर ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हिंदी में उसी भाषा को ज़्यादा सरल और संप्रेषणीय माना जाता है जहाँ वाक्य छोटे छोटे हों। तो उन वाक्यों को तोड़कर पुनः तरीके से उनका वाक्य सौष्ठव निर्धारित करना और उनके वाक्यांशों उपवाक्यांशों का क्रम बिठाना, ये भाषाई दृष्टि से आवश्यक है देखना। अवतरण संरचना और समग्र अध्याय और अध्यायों का उपयुक्त अनुक्रमण। कई बार ये भी होता है कि अनुवादक किसी हिस्से का पहले अनुवाद कर दिया, किसी का बाद में किया अपनी सुविधा के हिसाब से, तो क्या वो क्रमबद्ध तरीके से एक क्रम में है या नहीं, ये भी पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि वो इसे देखेंगे। क्लिष्ट शब्द प्रयोग का परिहार और अन्य सहभाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग जिससे वाक्य बोझिल और अनुवाद दुर्बोध और दुर्गम ना होने पाए। मैंने जैसे पहले ही कहा कि पुनरीक्षक ऐसा न करें कि जहां आवश्यकता ना हो वहां भी वे हस्तक्षेप करें। तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ संशोधन कर देना है, इसलिए आसान शब्द की जगह कोई जटिल शब्द रख देना या जटिल शब्द की जगह कोई आसान शब्द रख देना। तो हमें ये देखना होगा कि पाठ की मांग क्या है और किस लक्ष्य पाठ के लिए उसका अनुवाद किया गया है। तो भाषा उस तरीके से हो जिस तरह का पाठ है, उसमें ज़बरदस्ती का इंटरवेंशन या ज़बरदस्ती का हस्तक्षेप ना हो, भाषा को बोझिल बनाने का प्रयास ना किया जाए। सहज और स्पष्ट हो, भाषा सौष्ठव और सज्जा, जैसे मैंने कहा उसका क्रमबद्ध तरीके से उसे रखना, उसके पूरे क्रम को ओरिजिनल के जो मूल है उसके क्रम के अनुसार उसे तय करना और उसे उस दृष्टि से देखना। विषय के साथ भाषा का अनुकूलन, जैसा मैंने भी कहा कि विषय की मांग क्या है भाषा की। ऐसा ना हो कि भाषा विषय सरल हो, भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ कर दी जाए, या पाठ संस्कृत निष्ठ हो आपने भाषा सरल कर दी। तो हमें उन दोनों के तारतम्य को देखना है, उसमें सामंजस्य बिठाते हुए ही बेहतर पाठ का निर्माण करना है। विशेष सम्मत शब्द प्रयोग और चयन जो भाव प्रवणता और विचार प्रवाह दे सके। सुनिश्चित करना कि कोई स्थल ना छूट गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अनुवाद करते समय कई बार अनुवादों को ऐसा लगा कि कोई चीज़ टफ थी तो उस समय छोड़ दिया, फिर समय के दबाव में इस पाठ को सबमिट कर दिया या जमा कर दिया और फिर वो चूक जो रह गई। तो उसी तरह मैंने कहा कि पुनरीक्षक से अपेक्षा होती है कि वह तीसरी आंख की तरह काम करे और कोई जो चीज़ छूट गई है उन चीज़ों पर उनकी दृष्टि रहे और किसी तरह का त्रुटि या कोई किसी तरह का गैप उसमें ना छूट जाए।
दूसरा जो है वह है संकल्पनात्मक संशोधन यानी कॉन्सेप्चुअल इंटरवेंशन। कॉन्सेप्चुअल इंटरवेंशन यानी जब हम संकल्पनात्मक दृष्टि से पाठ को देखते हैं। अस्पष्ट और संदिग्ध संकल्पना, कई बार होता है कि अनुवाद इस तरीके से जल्दबाजी में किया गया है या वो बहुत तकनीकी किस्म का है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है, कहीं वाक्य छूट जाने की वजह से या बीच में से एक पैराग्राफ छूट जाने की वजह से वो संकल्पना ही स्पष्ट नहीं हो पा रही, या आधा अनुवाद हुआ है आधा नहीं हो पाया, जिसे हम आंशिक संकल्पना के संदर्भ में समझते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेकर अनुवाद में शुरुआत की गई है वह कॉन्सेप्ट पुनरीक्षक की दृष्टि से होते हुए ये ज़रूर सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह पूरी तरीके से अनुदित हुआ है और वो संकल्पना स्पष्ट हो गई है, क्योंकि हमें लक्ष्य पाठ की दृष्टि से उस पाठ को देखना है कि वो संकल्पना पूरी तरह से स्पष्ट होनी आवश्यक है। मूल संकल्पना से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो जाए, खासतौर पर जब हम ज्ञानात्मक संदर्भ में बात करते हैं तो जो मूल की जो संकल्पना है वो पूरी तरीके से अनुवाद के माध्यम से पहुंची है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करना पुनरीक्षक का काम है। और निश्चित और असंदिग्ध संकल्पना, ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए या पाठ अनुदित होकर कुछ और ही कहने लगे। तो ये हम देखते हैं भाषाई और संकल्पनात्मक संशोधन की दृष्टि से कि किस तरीके से अनुवादक को और पुनरीक्षक को एक तारतम्य के साथ बैठकर इस काम को अंजाम देना होता है। और पुनरीक्षक की से अपेक्षा होती है कि न केवल भाषाई अपितु संकल्पनात्मक संशोधन और क्रमबद्धता, पाठ के एक तरह से फॉर्मेट संपादन की दृष्टि से वो एक कंप्लीट पाठ बनकर अनुवादक के आम पाठक के सामने आए। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर अक्सर कहा जा सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन भी रहती है, लेकिन जैसा कि नायडा भी कहते हैं कि उन्होंने अनुवाद की जो प्रक्रिया बताई है उसमें 3 ही महत्वपूर्ण चरण बताए हैं: विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। हमने भी चर्चा जब ऊपर की तो हमने पुनरीक्षण को अंतिम चरण माना, लेकिन उसे अनुवादक की दृष्टि से नहीं। पुनरीक्षण अनुवाद को फाइनली सबमिट करने से पहले का अंतिम चरण है, लेकिन उसका जो काम है यानी पुनरीक्षण जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति करे, यानी जिसने अनुवाद किया है, अनुवादिका या अनुवादक जिसने अनुवाद किया है उसे वे न देखकर कोई तीसरी आंख से या कोई दूसरा व्यक्ति उस पाठ को फिर से देखे, और तभी वो उसमें जो त्रुटियां हैं, चाहे भाषाई हो, संकल्पनात्मक हो, स्पेलिंग एरर के या वर्तनी के हिसाब से हो, टाइपो एरर्स हों, या किसी भी तरह का कोई छूट गया हो पाठ या अतिरिक्त जुड़ गया हो, या कहीं कोई किसी खास संपादन में कोई कमी रह गई हो, उन सारी दृष्टियों से तभी कोई व्यक्ति या पुनरीक्षक उसे देख सकते हैं जब उनके पास एक तटस्थ दृष्टि हो, यानी उस पाठ से उनका वैसा जुड़ाव ना हो जैसा अनुवादक या अनुवादिका का हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुनरीक्षण का कार्य करने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लें और जो उस पाठ को न केवल पढ़े बल्कि उसे बहुत ही क्रिटिकली पढ़ते हुए, विश्लेषणात्मक दृष्टि से समझते हुए उस पाठ का पुनरीक्षण करें और उसकी विस्तार से चर्चा करें। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने इस पहले सत्र में बात की। नमस्कार।